तुम तैयार हो जाओ, काम का वक्त आ गया है। वो व्यक्ति उसी पल आगे बढ़ा और अपना हथियार उठाकर कंधे पर रखा और दीवार के पास पहुंचकर उसका अगला हिस्सा इस तरह दीवार पर रखा कि उसमें से निकलने वाली गोली रूपी मिसाइल जब चले तो चौराहे के ठीक बीचों बीच जाकर लगे। वो खुद को सेट करने में व्यस्त रहा। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा तो उसने पूछा, कार का रंग क्या है? सफ़ेद। किस तरफ से आएगी कार? उस तरफ से। देवराज चौहान ने हाथ के इशारे से बताया। कितनी देर बाकी है? शायद 2 मिनट, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सही निशाना लेना, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। उस आदमी का मरना बहुत ज़रूरी है। ये पता लगने पर कि वो हिंदुस्तानी है, मैं उसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, वो विश्वास भरे स्वर में बोला। तभी सलीम खान का स्वर फोन द्वारा कानों में पड़ा। आगे वाली कारें मलखान चौराहे पर पहुंचने जा रही हैं, तुम उनसे थोड़ा पीछे रहो। ठीक है। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और उस आदमी से कहा, तैयार हो जाओ, वो कार आ पहुंची है। वो आदमी तैयार था, कंधे पर हथियार को रखे, सिरा दीवार पर टिकाए। हथियार का एंगल चौराहे के ठीक बीचों बीच का रखा हुआ था। उसकी उंगली उस मोटे से ट्रिगर पर पहुंच चुकी थी। पास खड़े देवराज चौहान की नज़र चौराहे की उस सड़क पर थी जहां से उन कारों ने आना था। 1 मिनट बीता, 1.5 मिनट बीता। एकाएक उस सड़क से आती वो कारें दिखने लगी। उस सफ़ेद कार के आगे पीछे गनमैनों की कारें थीं। देवराज चौहान ने फौरन उन कारों को पहचान लिया था। वो सफ़ेद कार। देवराज चौहान ने उस आदमी से कहा, जिसके आगे पीछे 2 कारें हैं। वो व्यक्ति तैयार था। कारें चौराहे के पास आ चुकी थी। देवराज चौहान के होठ भीग चुके थे। तभी वो सफ़ेद कार ठीक चौराहे के बीच आई। उसी पल देवराज चौहान ने उस व्यक्ति के कंधे पर रखे हथियार से पटाख की आवाज़ उभरती सुनी। देवराज चौहान ने उस व्यक्ति के औजार की तरफ देखा। तभी तेज धमाके के साथ देवराज चौहान ने उस सफ़ेद कार के परछक्के उठते देखे। देवराज चौहान नहीं समझ पाया कि कब मिसाइल का फायर किया गया, परंतु निशाना सही बैठा था। तभी दूसरा धमाका कार के पेट्रोल टैंक के फटने का हुआ। चंद सेकंडों में ही चौराहे पर नर्क जैसा नज़ारा दिखाई देने लगा था। विस्फोट में कार के चिथड़े चिथड़े हो गए थे। आग धुआं कार के जलते हुए टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे। चौराहे पर भय के मारे लोगों की चीख पुकार मच गई थी। उस कार के अलावा किसी को कोई भी चोट लगती नहीं दिखी। थोड़ा बहुत कोई घायल हो गया हो तो जुदा बात थी। चौराहे का सारा ट्रैफिक रुक गया था। कार धू धू कर जल रही थी। मिसाइल फायर करते ही वो नीचे छत पर बैठ गया था। उसने जल्लाकर देवराज चौहान से कहा, नीचे बैठो, वहां से लोग तुम्हें देख लेंगे। देवराज चौहान तुरंत नीचे बैठ गया। तुमने जिस कार का निशाना लेने को कहा था, मैंने वो ले लिया, उस व्यक्ति ने कहा। हाँ, मेरा काम खत्म हो गया। हाँ। तभी एक और जोरदार धमाका सुनाई दिया। चलो यहाँ से, उसने कहा। पर तुम्हारा सामान, सामान को मेरा आदमी आकर ले जाएगा, निकलो। देवराज चौहान उस व्यक्ति के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा और वो व्यक्ति एक तरफ बढ़ता चला गया। देवराज चौहान चौराहे की तरफ आ गया। चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। वो कार अभी भी जल रही थी, परंतु थोड़ी सी ही बची दिख रही थी। सड़क पर 3-4 फीट का गड्ढा हुआ दिख रहा था। देवेंद्र नगर के गनमैन वहां खड़े असहाय निगाहों से कार को जलते देख रहे थे। वाहनों की कतारें लंबी हो गई थी। एक पुलिसमैन भी वहां नजर आने लगा था। देवराज चौहान कुछ देर खड़ा वहां नजारा देखता रहा, फिर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चौराहा जाम हो चुका था और जानता था कि यहाँ से निकलने में काफी वक्त लग जाएगा। वो कार के पास पहुंचा कि फोन बज उठा। दूसरी तरफ बेसब्र सा सलीम खान कह रहा था, ये सब तुमने किया? उसकी आवाज़ में अविश्वास भरा था। किसी और ने, मेरे कहने पर किया गया। एक ही बात है, तुमने क्या करवाया? किस चीज का हमला था ये? मिसाइल रूपी बम का था। ओ, तुमने तो कमाल कर दिया। देवेंद्र नगर इस हमले में मारा गया। वो कार में ही था? पक्का, मैंने खुद उसे कार में बैठते देखा। पीछा करने के दौरान भी उसे कार में बैठे देखा। देवेंद्र नगर खत्म हो चुका है, तुमने ये काम कर दिखाया। सलीम खान का स्वर आवेश से भरा था।
देवराज चौहान की निगाह जलती कार की तरफ उठी। अब लपटें धीमी होने लगी थी। कहीं मरने वाला डुप्लीकेट न हो, देवराज चौहान ने कहा। चेहरे पर गंभीरता थी। इस बार नहीं। देवेंद्र नगर एक से ज्यादा डुप्लीकेट क्यों रखेगा? वो स्वयं ही कार में बैठा था। तुम इस मामले की हर बात पर नजर रखो, मुझे बताते रहो। ठीक है, तुम्हें खबर करता रहूंगा। देवराज चौहान ने फोन बंद करके कमिश्नर गाजी मोहम्मद को फोन किया। हेलो, उधर से गाजी मोहम्मद की आवाज आई। काम हो गया, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारा मतलब कि वो हिंदुस्तानी देवेंद्र नगर मारा गया? उधर से गाजी मोहम्मद ने पूछा। हाँ। कुछ पलों की चुप्पी के बाद गाजी मोहम्मद की धीमी आवाज सुनाई दी। पता नहीं मैंने सही किया है या गलत, पर मुझे यही लगा कि हाजी खान सच में हिंदुस्तानी है। वो हिंदुस्तानी ही था। उसके मरने पर पाकिस्तान में बहुत शोर होगा। हफ्ते भर में वो प्रधानमंत्री बनने वाला था। कोई भी पाकिस्तानी ये बात पसंद नहीं करता कि एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए, पर लोगों की नज़रों में वो पाकिस्तानी था। छोड़ो इन बातों को। काम खत्म तो बात खत्म। अब हमारा कोई काम नहीं रहा कि हम दोबारा मिले या बात करें। अलविदा। तुम्हारा काम भी हो गया और मेरा भी। उधर से गाजी मोहम्मद ने फोन बंद कर दिया था। देवराज चौहान ने फोन जेब में रखा। खुद को वो हल्का महसूस कर रहा था। एक बार देवेंद्र नगर डुप्लीकेट की वजह से बच निकला था, परंतु दूसरी बार वो मारा गया था। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि इस बार मरने वाला देवेंद्र नगर ही था। एक डुप्लीकेट के मरने के बाद दूसरा डुप्लीकेट तैयार करने में कुछ तो वक्त लगता। देवराज चौहान तब तक वहीं रहा जब तक कि चौराहे पर ट्रैफिक नहीं बढ़ने लगा। ढेर सारी पुलिस आ गई थी। घटनास्थल को घेरे में ले लिया गया था। मामले की जांच की जाने लगी। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही थी। वहां जाम ट्रैफिक को धीरे धीरे निकाला जाने लगा। उसी ट्रैफिक में देवराज चौहान भी कार पर वहां से निकल गया। काम खत्म हो गया था। अब उसे वापस हिंदुस्तान जाना था। इसके लिए मार्शल से बात करनी होगी। मन ही मन सोचा कि कासिम रहमान के पास जाकर ही मार्शल से बात करेगा। देवराज चौहान ने कासिम रहमान को फोन किया। सुबह के 10:30 बजे थे। कहाँ पर हो? देवराज चौहान ने पूछा। घर पर ही हूँ, कुछ देर में निकलूंगा। परंतु तुम किस चक्कर में हो? आज सुबह सुबह ही मैं तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। देवेंद्र नगर का काम खत्म हो गया है। क्या मतलब? काम खत्म का मतलब होता है देवेंद्र नगर खत्म। अल्लाह कसम, सच कह रहे हो? उधर से कासिम रहमान ने तेज स्वर में पूछा। हाँ, मलखान चौराहे पर उसकी कार ब्लास्ट में उड़ा दी गई। और लेकिन तुम? मैं आ रहा हूँ, तब पूछना जो पूछना है। मुझे मार्शल से भी वापसी की बात करनी है, तुम्हारे फोन से। घर पर ही रहना, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद करके जेब में रख लिया। अगले चौराहे से बाएं मुड़ते ही सड़क पर कासिम रहमान का घर था। मध्यम गति से कार चलाता देवराज चौहान पास ही आ पहुंचा था। बीते वक्त के सारे हालातों पर गौर किया देवराज चौहान ने और इसी नतीजे पर पहुंचा कि देवेंद्र नगर ने अपनी सुरक्षा के पक्के इंतजाम कर रखे थे। कमिश्नर गाजी मोहम्मद ने उसका साथ नहीं दिया होता तो अभी तक मामला लटक रहा होता। गाजी मोहम्मद ने एक बात सही कही थी कि वो पुलिस वाला कैसा भी हो, परंतु सच्चा पाकिस्तानी है। उसे जब जरा सा भी इस बात का भरोसा हुआ कि हाजी खान हिंदुस्तानी हो सकता है, तो उसने फौरन फैसला ले लिया कि उसे खत्म कर देना ही ठीक होगा। और नतीजा सामने था। सिर्फ 4.5 लाख में इतना बड़ा काम निपट गया था, जिसे पूरा करने के खातिर 18 एजेंट जान गंवा चुके थे। चौराहे से देवराज चौहान ने कार बाएं मोड़ी की अगले ही पल हड़बड़ा उठा। आगे वाली कार ने अचानक ही ब्रेक लगा दिए थे। देवराज चौहान ने फुर्ती से ब्रेक लगाए। रुकते रुकते भी कार अगली कार में जा ठुकी। उसी पल पीछे वाली कार ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। 2 कारों में उसकी कार पिचक कर फंस गई। इससे पहले कि देवराज चौहान संभल पाता, तभी उसकी तरफ का दरवाजा किसी ने खोला और उसी पल रिवॉल्वर की नाल उसके सिर पर आ लगी। देवराज चौहान सकते की हालत में रह गया। ऐसा कुछ होगा उसने सोचा भी नहीं था। जरा सी नजर घुमाकर देखा। पठानी सूट पहने दाढ़ी वाला बंदा उसे क्रूर नजरों से देख रहा था। इसके साथ ही उसने 4 और लोगों को देखा, जिन्होंने गने थामकर कार को घेर रखा था। देवराज चौहान को समझते देर नहीं लगी कि वो खतरे में फंस गया है। एकाएक उसके सिर से रिवॉल्वर हटी
और उसी व्यक्ति ने उसकी बाह पकड़कर बाहर खींचा। निकलो, वो गुर्राया। देवराज चौहान बाहर निकला। आगे वाली कार में बैठो, उसने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। हमारे पास तुम्हें मारने के ऑर्डर हैं, हमें मौका मत देना। देवराज चौहान आगे वाली कार की तरफ बढ़ गया। एक रिवॉल्वर वाला 4 लोगों ने गने थामकर उसे घेर रखा था। ऐसे में बच निकलने की सोचना भी मूर्खता थी। आसपास में आते जाते लोग ये सब होता देख रहे थे, परंतु दखल देने वाला कोई नहीं था। देवराज चौहान कार में बैठा कि उसी पल उसके दाएं बाएं 2 गन वाले आ बैठे। दरवाजा बंद हो गया। एक आगे वाली सीट पर बैठा, एक ने स्टीयरिंग संभाला। कार स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। रिवॉल्वर वाला उसके साथ नहीं आया था। देवराज चौहान ने सिर घुमाकर दाएं बाएं बैठे दोनों व्यक्तियों को देखा। कौन हो तुम लोग? देवराज चौहान ने पूछा। उसी पल आगे वाला व्यक्ति फुर्ती से पलटा और देवराज चौहान के गाल पर जोरों का चाटा मारा। देवराज चौहान का सिर झंझना उठा। जुबान बंद रख, वरना अभी भूनकर तेरी लाश सड़क पर फेंक देंगे, उसने खतरनाक स्वर में कहा। इस नॉवेल की बुक के 2 पेज बीच के गायब हैं। हम आगे की स्टोरी पर बढ़ते हैं। हाँ दोस्त, मैं कबीर मलिक हूँ। कबीर मलिक ने हौले से सिर हिलाया। नहीं, उफ। देवराज चौहान से कुछ कहते न बना। मैंने तो सोचा था कि तुमने मुझे अब तक पहचान लिया होगा, कहीं से मेरी तस्वीर देख ली होगी, परंतु तुम मुझे नहीं पहचान सके। तुम्हारी जगह मैं होता तो कबीर मलिक को जरूर पहचानता होता। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर बोला। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम कबीर मलिक हो। तुमने तो मुझे राइफल की नाल खराब होने के बारे में बताया था। कबीर मलिक के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। वो तो मेरी आदत है। क्या आदत है? दुश्मन से खेलने की। दुश्मन? मैं तो तुम्हारा दुश्मन नहीं था, फिर तुमने? हाजी खान का दुश्मन मेरा दुश्मन है। देवराज चौहान ने पुनः गहरी सांस ली। राइफल की नाल खराब होने के बारे में क्यों बताया मुझे? और आदिल वारसी तुम्हारा आदमी बन चुका है, उसका राज क्यों खोला? आदिल वारसी मेरा आदमी नहीं है, वो गद्दार नहीं है दोस्त, वो तो सच्चे मन से तुम्हारा काम कर रहा था। देवराज चौहान कबीर मलिक को देखता रह गया। आदिल वारसी गद्दार नहीं है, देवराज चौहान के होठों से निकला। नहीं, कबीर मलिक ने इनकार में सिर हिलाया। जरा भी नहीं। तो उसने मुझे खराब राइफल क्यों दी? वो मेरे आदमियों द्वारा ठगा गया था। तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो? मुझे हर बात की खबर मिल रही थी। मेरे पास इस बात की भी खबर थी कि तब तुम हाजी खान को मारने के लिए जल्दी ही गन का इंतजाम करने को आदिल वारसी को कहोगे। मेरे 2 लोग दोस्ती के नाते आदिल वारसी के संपर्क में थे। तुमने वारसी से राइफल मांगी तो मेरे आदमियों ने उसे राइफल मुहैया करा दी। वही खराब राइफल वो उसने तुम्हारे हवाले कर दी। आदिल वारसी तो पूरी तरह अनजान था कि मेरे द्वारा वो किस तरह ठगा जा रहा है। कबीर मलिक ने कहा। मेरे बारे में तुम्हें कौन खबरें दे रहा था? देवराज चौहान ने पूछा। इस बात को रहने दो। तो तुमने मुझे क्यों आकर बताया कि राइफल खराब है? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। आदत से मजबूर हूँ। दुश्मन के साथ खेलने की मेरी आदत है। तुम तो उस दिन से ही मेरी नज़रों में हो जब तुम इस्लामाबाद में पहुँचे थे। मुझे कभी भी तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं रही। मैं जानता हूँ जैसे मार्शल के भेजे पहले वाले 18 एजेंट मारे गए, वैसे ही तुम भी मारे जाओगे। पर मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करते हो। मैंने राइफल खराब होने के बारे में तुम्हें बताकर मजा लिया। मैं जानता था कि इससे हाजी खान का डुप्लीकेट मारा जाएगा, नुकसान होगा, पर मैंने इसकी भी परवाह नहीं की। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, तुमसे मजा लेना चाहता था। ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। मैंने ऐसा ही किया। तुमने हाजी खान के डुप्लीकेट को मार डाला। तब तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी कि तुमने हाजी खान को मार दिया। और मैं मुस्कुराता हुआ ये सोच रहा था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि हाजी खान जिंदा है तो तब तुम्हारा हाल क्या होगा। झटका तो तगड़ा लगा था तुम्हें हाजी खान को जिंदा पाकर। देवराज चौहान कबीर मलिक को देख रहा था। उसका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा था।
वो जानता था कि इस वक्त शेर की मान में फंस चुका है। कबीर मलिक उसे छोड़ेगा नहीं। मेरी नज़रों में तुमने वो सब बेकार में किया। बेकार में नहीं दोस्त, इस तरह मैं अपने आदमियों को भी चेक करना चाहता था कि क्या वो ठीक से काम करते हैं। जिस राइफल से तुमने हाजी खान को मारना था वो मैंने तुम तक पहुंचाई और वो खराब राइफल थी। इसी से तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हो, समझ सकते हो कि तुमने जो भी किया मेरी इजाज़त से किया। मैं जब भी चाहता तुम्हारी गर्दन पकड़ लेता। तुम्हें मालूम था कि आज मैं हाजी खान को मारने वाला हूँ? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, मुझे जरा देर से खबर मिली। इसमें कोई शक नहीं कि तुम काबिल आदमी हो, परंतु अब मैंने सोचा कि बहुत हो गया। तुम अब मेरा ध्यान भटकाने लगे हो, इसलिए तुम्हें पकड़ लिया। अगले सप्ताह मैंने महीने भर के लिए देश से बाहर जाना है, तो तुम्हें आज़ाद छोड़कर तो नहीं जा सकता। कबीर मलिक का स्वर शांत था। मैं हाजी खान को मारने में कामयाब रहा दोस्त, देवराज चौहान ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। तुम कामयाब नहीं हो सके दोस्त, हाजी खान जिंदा है। कबीर मलिक भी मुस्कुराया। जिंदा है? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। आज भी तुमने उसके डुप्लीकेट को मारा है? नहीं, मुझे अफसोस है दोस्त, तुम कामयाब नहीं हो सके। हाजी खान के 2 डुप्लीकेट थे और तुमने दोनों को खत्म कर दिया। यह भी वजह रही कि आज तुम्हें पकड़ लिया। अभी नए डुप्लीकेट तैयार करने में वक्त लगेगा। ऐसे में तुम असली हाजी खान को अब मार सकते थे, इसलिए इस खेल को खत्म करना पड़ा। यह सुनकर मुझे तकलीफ हुई कि हाजी खान जिंदा है। देवराज चौहान के स्वर में अफसोस था। मैं तो सोच रहा था कि आज सच में हाजी खान मारा गया है। कबीर मलिक देवराज चौहान को देखता रहा। तुम जानते होगे कि हकीकत में वो कौन है? देवराज चौहान कह उठा। कबीर मलिक मुस्कुराया। वो देवेन नागर है, भारतीय जासूसी एजेंसी का एजेंट। कबीर मलिक मुस्कुराता रहा, देवराज चौहान को देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम जानते हो उसे? कबीर मलिक कह उठा। जानता हूँ। देवराज चौहान के माथे पर बाल उभरे। हाँ, उसने कहा था कि देवराज चौहान सच में खतरनाक इंसान है। वो कौन है? देवेन नागर। पर मैं देवेन नागर को नहीं पहचानता। उसका चेहरा मेरे लिए अनजान है, लेकिन मैंने उसे टीवी पर बोलते देखा तो वो मुझे पहचाना सा लगा। उसके हाव भाव, बोलने का ढंग, कंधे उचकाने का ढंग, सब पहचाना लगा। ठीक कहा, तुम जानते हो उसे, पुराना जानते हो। कबीर मलिक पुनः मुस्कुराया। कौन है वो? वो यहाँ पहुँचता ही होगा, खुद मिल लेना। कबीर मलिक ने सामान्य स्वर में कहा। देवेन नागर यहाँ आ रहा है? हाँ, अब उसे ज़्यादा खतरा नहीं रहा क्योंकि तुम मेरे पास हो। वो भी तुमसे मिलना चाहता है। इसका मतलब? देवराज चौहान ने होठ सिकोड़ कर कहा। देवेन नागर के चेहरे के नीचे कोई और है। सही समझे। कौन है? खुद ही देख लेना। परंतु वो उलझन में है कि तुम मार्शल के लिए कब से काम करने लगे। कबीर मलिक बोला। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो कौन है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है और पाकिस्तान में अपना खेल खेल रहा है। देवराज चौहान आगे बढ़कर कुर्सी पर आ बैठा और सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। यहाँ कोई सिगरेट नहीं पी सकता, पर तुम्हें रोकूंगा नहीं क्योंकि तुम मरने वाले हो देवराज चौहान। सिगरेट सुलगाकर देवराज चौहान ने कहा। शुक्रिया कि तुम मुझे सिगरेट पीने दे रहे हो। कबीर मलिक ने देवराज चौहान को घूरा। तुम देवेन नागर के साथ क्यों हो? देवराज चौहान ने कश लेकर पूछा। अपने मतलब के खातिर। कैसा मतलब? देवेन नागर यानी कि हाजी खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाना मेरा लक्ष्य रहा है। अब मैं अपने लक्ष्य के बेहद करीब हूँ। 2-4 दिन में प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं और हाजी खान प्रधानमंत्री बन जाएगा। दूसरों की निगाहों में बेशक वो प्रधानमंत्री होगा, परंतु हकीकत में वो मेरे लिए काम करेगा। उसके और मेरे बीच शुरू से ही ये बात तय है। शुरू से? कब शुरू से? जब वो पाकिस्तान में हाजी खान बना था और राजनीति में कदम रखा था। मतलब कि तुम तब से उसे जानते हो? हाँ, मैंने ही तो उसे इस मुकाम पर पहुंचाया कि वो प्रधानमंत्री बन सके। अब प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो आरोप मेरे इशारे पर ही तो लगाए गए हैं।
कि हाजी खान को प्रधानमंत्री बना सकूं। कबीर मलिक मुस्कुराया। हाजी खान के प्रधानमंत्री बनते ही मेरे रुके हुए कई काम बन जाएंगे। पाकिस्तान का पावरफुल आदमी बन जाऊंगा। तुम्हारा और देवेनगर का गठबंधन हुआ कैसे? एक हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री बनवाने पर कैसे मान गए तुम? हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सामने वाला मेरा इशारा समझे। मेरी उसकी पट गई तो मैंने सब कुछ मंजूर कर लिया। वो बहुत समझदार और बढ़िया इंसान। तभी बाहर किसी कार के रुकने की आवाज़ आई। शायद वो आ गया। कबीर मलिक मुस्कुराया। तुम्हें खुशी होगी कि तुम देवेनगर से मिलने जा रहे हो। देवेनगर से या किसी और से? अभी देख लेना दोस्त, वो बस आ ही रहा है। कबीर मलिक की नज़र दरवाजे की तरफ उठी। देवराज चौहान ने भी दरवाजे की तरफ देखा और कस लिया। उसके देखते ही देखते देवेनगर ने भीतर प्रवेश किया। कमीज पैंट में था वो। चेहरे पर मुस्कान लिए देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। एक बार फिर उसकी मुस्कान और चाल डाल उसे पहचानी सी लगी। देवराज चौहान कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसे देखता रहा। कबीर मलिक मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगा। ओ देवराज चौहान। देवेनगर करीब पहुंचकर खुशी भरे अंदाज में हंसा। पाकिस्तान में तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमारी मुलाकात होगी। देवराज चौहान देवेनगर को देखता रहा। तो तुम मुझे मारने आए हो? मार्शल के इशारे पर मेरी जान लेने आए हो पाकिस्तान में? पर मैं देवेनगर हूँ ही नहीं, मैं तो कोई और हूँ। क्यों कबीर बताया नहीं इसे? बता दिया, कबीर मलिक बोला। बता दिया होता तो इस वक्त ये आराम से न खड़ा होता। देवेनगर ने व्यंग भरे स्वर में कहा। ये नहीं बताया कि तुम कौन हो। कौन हो तुम? देवराज चौहान बोला। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। जानता हूँ कि तुम मेरी सीडी मंगवा कर देखते रहे हो, पर अभी तक ये नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। दरअसल तुम मुझे इसलिए पहचान नहीं पाए कि तुम ये सोच भी नहीं सकते थे कि मैं तुम्हें पाकिस्तान में मिलूँगा। जब मुझे खबर मिली कि इस बार मार्शल ने मुझे मारने देवराज चौहान नाम के इंसान को भेजा है, तो मैं तभी समझ गया था कि वो तुम ही हो। मैंने कबीर मलिक को बता दिया था कि तुम बेहद खतरनाक हो, पर कबीर मलिक नहीं माना और तुमसे खेल खेलने लगा। इसने मुझसे कहा कि तुम खतरनाक नहीं हो। मैंने कहा जब वक्त आएगा देख लेना, पर तुमने मेरा नुकसान कर दिया देवराज चौहान। मेरे दोनों डुप्लीकेट को मार दिया। मार्शल की वजह से ही मैंने अपने डुप्लीकेट तैयार करवाए थे। फायदा भी रहा कि तुम उन्हीं डुप्लीकेट में उलझे रहे। इस वक्त तुम मेरी मुट्ठी में आ चुके हो। बात का मजा तब आए जब मुझे ये पता हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। देवराज चौहान तीखे स्वर में बोला। देवेनगर के चेहरे के पीछे किसका चेहरा है, वो दिखाओ। तुम्हें इससे क्या? तुम तो देवेनगर के लिए आए हो। देवेनगर से मिलना नहीं चाहोगे? देवेनगर ने कहा। जिंदा है वो? पूरी तरह। यहीं पर कबीर मलिक की कैद में है। क्यों कबीर? तो तुम यहाँ जिस कैदी से मिलने आते थे वो देवेनगर ही है। देवराज चौहान बोला। सही कहा। फिर देवेनगर ने कबीर मलिक से कहा, देवेनगर को तो बुलाओ जरा। कबीर मलिक मोबाइल निकालकर फ़ोन करने लगा। देवेनगर को जिंदा क्यों रखा है इतने सालों तक? मैं तो चाहता था कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, पर कबीर मलिक का कहना था कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी मौके पर उसकी ज़रूरत पड़ जाए। देवेनगर की किस्मत अच्छी है जो अब तक जिंदा है। तुम अपनी बात करो, अपने बारे में बताओ। तुम इस वक्त बनावटी आवाज़ में बात कर रहे हो। हाँ, देवेनगर मुस्कुराया। असली आवाज़ सुनकर तुम मुझे फौरन पहचान जाते। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं पहचान जाऊं तुम्हें? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मरने जा रहे हो देवराज चौहान। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी मौत पाकिस्तान में होगी। इस वक्त तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ से बचकर हमारी मर्जी के बिना कोई नहीं निकल सकता। ऐसी बात है तो तुम अपने बारे में मुझसे क्यों छिपा रहे? कहते कहते देवराज चौहान ठिठक गया। नजरें दरवाजे की तरफ उठी। उसी समय दो लोगों ने एक आदमी को पकड़े भीतर प्रवेश किया। उस आदमी की दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े पुराने मैले और घिसे हुए थे। वो नंगे पांव था।
सिर के बाल आपस में चिपके थे कि वो कई दिनों से नहाया नहीं था। वो कमज़ोर सा, बेजान सा, थका सा लग रहा था। चलने में उसे मेहनत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, परंतु उसे पहचानने में देवराज चौहान को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो देवेंद्र नगर था। दोनों आदमी देवेंद्र नगर को लेकर पास पहुंचे। कबीर मलिक के इशारे पर दोनों व्यक्ति उसे छोड़कर चले गए। देवेंद्र नगर ने अपने चेहरे वाले को देखा, कबीर मलिक को देखा, फिर देवराज चौहान को। बोला कुछ नहीं, खामोशी से खड़ा रहा। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा और हाथ पकड़कर कह उठा, मार्शल समझता है कि तुमने उससे गद्दारी की है। मैं गद्दार नहीं हूँ, देवेंद्र नगर कमजोर स्वर में कह उठा। तुम लोगों ने मुझे गद्दार बना। मेरा नाम देवराज चौहान है। मुझे मार्शल ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। मैंने 2 बार तुम्हें मारा, परंतु दोनों बार तुम्हारे डुप्लीकेट मारे गए। मार्शल नहीं जानता कि यहाँ क्या चल रहा है। तुम्हें सच में मार्शल ने भेजा है? देवेंद्र नगर के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे। हाँ, लेकिन कबीर मलिक ने मुझे पकड़ लिया। देवराज चौहान के होठ भिज गए। तुम्हारे चेहरे में ये कौन है? ये भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी? तुम इसका नाम जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, ये वीरेंद्र त्यागी कहता है खुद को, देवेंद्र नगर ने बताया। वीरेंद्र त्यागी? देवराज चौहान के होठों से निकला, साथ ही बुरी तरह चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे अपने चेहरे से मास्क उतारते पाया। मास्क के उतरते ही नीचे से वीरेंद्र त्यागी का चेहरा नजर आने लगा। वो मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर जहरीली मुस्कान थिरक रही थी। चेहरे पर विजेता के भाव थे। देवराज चौहान कई पलों तक ठगासा खड़ा उसे देखता रहा। कैसी रही देवराज चौहान? वीरेंद्र त्यागी ठठाकर हंस पड़ा। मैं सच में यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझे पाकिस्तान में मिलोगे और इस हाल में मिलोगे, परंतु तुम जैसे कमीने, मौका परस्त, मक्कार इंसान से ऐसी ही हरकतों की आशा की जा सकती है। देवराज चौहान अभी तक अजीब सी स्थिति में फंसा था। अविश्वास था चेहरे पर। तुम ओह! देखा कबीर मलिक, वीरेंद्र त्यागी हंसी रोकते हुए बोला। मैं न कहता था कि जब ये मुझे पहचानेगा तो इसकी हवा गुल हो जाएगी, और वो ही हो रहा है। साले को भरोसा नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। देवराज चौहान ने होठ बीच लिए थे। तुम इसे जानते हो? देवेंद्र नगर ने कमजोर स्वर में देवराज चौहान से पूछा। इस कमीने को तो मैं बहुत पुराना जानता। मैं भी हाजिर हूँ देवराज चौहान। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई। देवराज चौहान की नज़र उस तरफ उठी। वहाँ जगजीत दिखा। वो जगजीत जो फेस मास्क बनाने में एक्सपर्ट था, माहिर खिलाड़ी था और वीरेंद्र त्यागी का खास यार था। दोनों में खूब पटती थी। स्पष्ट था कि जहाँ वीरेंद्र त्यागी था वहीं आसपास जगजीत की मौजूदगी भी जरूरी थी। देवराज चौहान की कहर भरी निगाह जगजीत पर जा टिकी। मुस्कुराता हुआ जगजीत पास आने लगा। तुम्हारे बनाए फेस मास्क से ही त्यागी खेल खेल रहा है। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। तुम्हारी मौत के बाद त्यागी इस तरह का खेल नहीं खेल सकेगा। देखूंगा कि तुम कब तक त्यागी के साथ रहते हो। तुम क्या देखोगे देवराज चौहान? तुम तो मरने वाले हो। अपनी मौत को नहीं देख रहे क्या? जगजीत मुस्कुराया। अभी तो जिंदा हूँ, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। फिर त्यागी से बोला, तुम इस मामले में कैसे आए? इत्तेफाक से। वो दिन आज भी याद है मुझे कि किसी वजह से मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन पर उस दिन सफ़र करना पड़ा था। तब मेरे साथ की सीट पर देवेंद्र नगर मौजूद था। ये मार्शल के यहाँ से वापस अपने घर लौट रहा था और उसी दिन पाकिस्तान का ये काम दिया गया था। तब ये मेरे पास बैठा, मोबाइल फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को पाकिस्तान जाने के बारे में और अपने मिशन के बारे में बता रहा था। ये नेहा को बताता रहा और मैं सब सुनता रहा, समझता रहा। उसकी बनाई योजना मुझे बहुत पसंद आई। दिलचस्पी भी हुई कि अगर ये ठीक से काम करता है तो मैं इसका भरपूर फायदा उठा सकता हूँ। उसी दिन से मैंने इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। नेहा के साथ इसकी बहुत बढ़िया पटती थी। वो इसके बारे में सब जानती थी। मैं इस पर नज़र रखता रहा। कैसे मार्शल के एजेंटों की सहायता से पाकिस्तान पहुंचा, मैंने सब देखा। इसके पीछे था मैं। पाकिस्तान में इसने जो किया मेरी नज़रों में रहा।
साल भर में ही ये पाकिस्तान का नागरिक हाजी खान बन चुका था और राजनीति में प्रवेश करने के लिए जैसे तैसे एक पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। तब मैंने जगजीत से कहा कि देवेनगर का फेस मास्क बनाए। साथ ही मैं ये सोच रहा था कि देवेनगर की जगह ले लेने के बाद मुझे बाहरी सहायता की भी जरूरत थी, तभी मैं आगे बढ़ सकता था। देवेनगर को तो मार्शल सहायता दे रहा था। ऐसे में मैं बहुत सोच समझकर कबीर मलिक के पास पहुंचा, जो कि इतना बड़ा संगठन चलाता है। मैंने कबीर मलिक के सामने सारे पत्ते खोल दिए। कबीर मलिक को मेरी बात जची। इसे भी राजनीति में अपना कोई बंदा चाहिए था। हमें ये तय हो गया कि ये मुझे हर प्रकार की सहायता देगा, मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगा और मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद इसके फायदे का हर काम करूंगा। उसके बाद हमारी गाड़ी चल निकली। अब हालात ये है कि अगले 3-4 दिन में मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। उधर मार्शल मुझे देवेनगर ही समझ रहा है। वो सोचता है कि मैंने उससे गद्दारी की, मेरे को खत्म कर देना चाहता है। त्यागी हंसा। अब समझे कि मैंने कैसे देवेनगर को पकड़कर कबीर मलिक के हवाले किया और खुद उसकी जगह ले ली। पाकिस्तान की राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। एक देश का प्रधानमंत्री बन जाना कितना अच्छा लगता है देवराज चौहान, ये बात तुम नहीं समझ सकते। मेरे लिए ये आसान भी नहीं रहा। मैंने और कबीर मलिक ने इस काम में बहुत मेहनत की है, तभी फल मिलने जा रहा है। मेहनत का फल मीठा होता है। जगजीत मुस्कुराकर कह उठा, ये बेईमानी की मेहनत है। देवराज चौहान ने कहा, ऐसे फलों से पेट नहीं भरता। मैंने कहा ना। वीरेंद्र त्यागी बोला, एक देश का प्रधानमंत्री बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। ऐसा जैकपॉट तो किस्मत वालों को भी नहीं लगता। देवराज चौहान ने देवेनगर को देखा। अब तुम तो गए देवराज चौहान, वीरेंद्र त्यागी ने कहा। तुम मेरा राज जानते हो। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। वैसे भी तुम मेरे पुराने दुश्मन हो। तुम्हारा मर जाना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। तुमने मार्शल के साथ क्या किया? मैंने नहीं। वीरेंद्र त्यागी व्यंग भाव से मुस्कुराया। कबीर मलिक ने। कबीर मलिक आईएसआई के साथ हिंदुस्तान में काम कर रहा है। इसके लोग हिंदुस्तान में है। कबीर मलिक के इशारे पर उन्होंने ही मार्शल को खत्म किया। मार्शल मुझे मारने के लिए हर बार नया एजेंट भेज रहा था, जो कि खतरनाक बात थी। मैं जानता था कि मार्शल तब तक नहीं रुकेगा जब तक हाजी खान खत्म न हो जाए, क्योंकि वो मुझे देवेनगर समझ रहा था। अब उसे मैं कैसे बताता कि मैं देवेनगर नहीं, वीरेंद्र त्यागी हूँ। ऐसे में मेरे कहने पर कबीर मलिक ने हिंदुस्तान में मार्शल को खत्म करा दिया। मरने से पहले कबीर मलिक के आदमी ने मार्शल की फोन पर मेरे से बात कराई और मैंने देवेनगर बनकर ही बात की उससे। मार्शल कहाँ रहता है ये बात किसी को नहीं मालूम था। फिर कबीर मलिक के लोगों को ये बात कैसे पता चली? देवेनगर से पता चली। कबीर मलिक बोला, वो मेरी कैद में था और उससे मैं हर जानकारी निकलवा चुका था। देवेनगर से मुझे ये पता चला कि मार्शल उसे अपने बेटे की तरह मानता था और 3-4 बार वो मार्शल के घर भी जा चुका है। देवेनगर से मुझे मार्शल के घर का पता चल गया। उसके बाद उसे खत्म करना मामूली बात थी। मार्शल की मौत के बाद मैंने सोचा कि एजेंटों को भेजने का सिलसिला रुक जाएगा, वीरेंद्र त्यागी ने कहा। परंतु नए मार्शल ने इस बार तुम्हें भेज दिया। मुझे नहीं पता था कि मार्शल तुमसे अपने काम लेता है। मैं तब हैरान जरूर हुआ था जब मार्शल द्वारा तुम्हें मेरे लिए पाकिस्तान भेजे जाने की खबर मिली। देवराज चौहान ने त्यागी को देखा, कहा कुछ नहीं। अपनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था कि यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करना मौत को बुलाना है, पर मौत तो वैसे भी सिर पर खड़ी थी। इसका ये मतलब भी नहीं था कि खुद को मौत के हवाले कर देता। इस वक्त वो सिर्फ यहाँ से निकलने की सोच रहा था। वीरेंद्र त्यागी ने देवेनगर से कहा, तुम्हें कई साल पहले मर जाना था, परंतु कबीर ने तुम्हें जिंदा रखा। त्यागी ने कबीर मलिक से कहा, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। किसी बाहरी व्यक्ति ने इसकी झलक पा ली तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। खत्म कर दूं इसे। कबीर मलिक ने देवेनगर को देखा। मैं तो कब से कह रहा हूँ। ठीक है,
खत्म कर देता हूँ, क्योंकि अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे। तभी वीरेंद्र त्यागी का मोबाइल बज उठा। त्यागी ने बात की, फिर फोन बंद करके कबीर मलिक से बोला, मुझे जाना होगा कबीर, पार्टी कार्यालय में सब नेताओं की मीटिंग शुरू होने वाली है। कल प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और कल ही मुझे प्रधानमंत्री बनाना जाना तय हुआ है। सब नेता मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो। कबीर मलिक मुस्कुरा पड़ा। सब तुम्हारी मेहनतों का नतीजा है। तुम साथ न होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। इन दोनों को खत्म कर दो। मेरे जाते ही ये काम कर देना। देवेनगर की तो लाश भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। चिंता मत करो, ये दोनों अगले 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। कबीर मलिक के होठ बिछ गए। वीरेंद्र त्यागी जहर भरी मुस्कान से देवराज चौहान से बोला, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देख सके। वो वक्त मेरी जिंदगी का कितना खूबसूरत होगा जब मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तब मार्शल के एजेंट भी मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैं पूरी तरह सुरक्षित हो जाऊंगा। चलता हूँ कबीर, मीटिंग में पहुंचना है। आओ जगजीत। वीरेंद्र त्यागी और जगजीत बाहर निकल गए। देवराज चौहान ने कबीर मलिक को देखा। कबीर मलिक की नज़र उस पर थी। बाहर कार स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ आई। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। बीच में टेबल था, उस पर कबीर मलिक कुर्सी पर बैठा था। देवराज चौहान ने उस हॉल के तीनों दरवाजे की तरफ देखा। हर दरवाजे पर गनमैन खड़ा था। देवराज चौहान की निगाह कबीर मलिक पर जा टिकी। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने जा रही है। कबीर मलिक का धीमा स्वर खतरनाक होता चला गया। उसने देवेनगर को देखा। तुम भी मरने जा रहे हो अब। देवेनगर के चेहरे पर घबराहट उभरी। मुझे क्यों मारते हो? वो जल्दी से बोला, मुझे इसी तरह कैद में रखो, मैं तो कुछ कहता भी नहीं। कबीर मलिक ने 20 कदम दूर दरवाजे पर खड़े गनमैन को आवाज लगानी चाहिए कि तभी देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कबीर मलिक की आंखों में देखता कह उठा, रुको कबीर मलिक, पहले मेरी बात सुन लो। कबीर मलिक ने देवराज चौहान को देखा। तुम्हारे जो आदमी मुझे लाए थे वो मेरी तलाशी लेना भूल गए, देवराज चौहान ने कहा। कबीर मलिक चौंका। हिलना मत। देवराज चौहान गुर्राया। टेबल के नीचे मेरे हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख तेरी तरफ है। कबीर मलिक के दांत बिछ गए। देवेनगर ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर देवराज चौहान के हाथों को देखा। देवराज चौहान के हाथ खाली थे। मैं तुम्हें अभी, देवराज चौहान ने चेहरा आगे किया, इसी वक्त मार सकता हूँ, तब भी तुम बच नहीं सकते। कबीर मलिक कठोर स्वर में बोला, ये बात की बात है, तब तक तुम तो मारे जा चुके होंगे। देवराज चौहान की आवाज में खतरनाक भाव थे। कबीर मलिक ने दरवाजे पर खड़े गनमैन को देखा। वो तुम्हारे काम नहीं आ सकेगा। मैं मरने से पहले तुम्हें जरूर मार दूंगा, देवराज चौहान खतरनाक लहजे में कह रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मरना नहीं चाहते, जैसे कि मैं मरना नहीं चाहता। कबीर मलिक होठ बीचे देवराज चौहान को खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कहो तो गोली चलाऊं जो कि तुम्हारे पेट में लगेगी। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी नजर आ रही थी। जब तक वो गनमैन मेरे तक पहुंचेगा तब तक सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में। क्या चाहते हो? कबीर मलिक गुर्रा उठा। तुम अच्छी तरह समझते हो कि मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। मेरे साथ देवेनगर भी जाएगा। तुम हमें यहाँ से बाहर ले जाओगे। तुम्हारे इनकार पर मैं सारी गोलियां तुम पर चला दूंगा। देवेनगर की घबराई निगाह देवराज चौहान के खाली हाथों पर पड़ी। तुम नहीं जानते कि मेरी ताकत क्या है। किससे पंगा ले रहे हो तुम? मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तुम अपना रिवॉल्वर निकालकर टेबल पर रख दो। मैं नहीं चाहता कि रिवॉल्वर इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी जान गंवा दो। कबीर मलिक ने होठ बीचे देवराज चौहान को देखा। जल्दी करो दोस्त, मेरा एक एक पल कीमती है, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। मेरी उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर पर है, दब गया तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। कबीर मलिक ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां गनमैन खड़ा था, परंतु उसकी बाहें ही नजर आ रही थी। वो भीतर की बातें नहीं सुन पा रहा था। दरवाजे से दिन की रोशनी भीतर आ रही थी।
लास्ट वार्निंग कहते हुए देवराज चौहान इस तरह बैठ गया जैसे टेबल के नीचे से रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने जा रहा हो। अपनी रिवॉल्वर टेबल पर रखो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। कबीर मलिक ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे अपनी सलवार के नाड़े की तरफ हाथ बढ़ाया। टेबल पर रखनी है रिवॉल्वर, फायर नहीं करना है। देवराज चौहान बोला, चालाकी मत करना। कबीर मलिक ने सलवार में फंसा रखी रिवॉल्वर निकालकर टेबल पर रख दी। तुम बच नहीं सकते, कबीर मलिक ने क्रूड स्वर में कहा। तभी देवेंद्र कांपती टांगों से आगे बढ़ा और टेबल पर रखी रिवॉल्वर उठाकर चेक की। फिर उसका सेफ्टी केस हटाकर कबीर मलिक के पास पहुंचा और उसके सिर से नाल लगा दी। देवराज चौहान के होठों पर कहर भरी मुस्कान उभरी। तुम्हें खेल खेलने का बहुत शौक है दोस्त, मौत के खेल में तुम्हें बहुत मजा आता है। कभी कभी मुझे भी मजा आता है, जैसे कि अब मजा आया। कहने के साथ ही देवराज चौहान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान के खाली हाथ देखकर कबीर मलिक चौंका। तुम्हारी रिवॉल्वर? मेरे पास रिवॉल्वर कहाँ थी? मैं तो तुमसे खेल खेल रहा था और तुम मेरे खेल की चालों में फंस गए। उसी पल गुर्राहट के साथ कबीर मलिक उछला और देवेंद्र की रिवॉल्वर वाली कलाई पर हाथ मारा। घबराए से देवेंद्र के हाथ से रिवॉल्वर निकल गई। सालों से वो कैद में था, उसकी चुस्ती हिम्मत हौसला खत्म हो चुका था। कबीर मलिक ने देवेंद्र को घूंसा मारा और खुद रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगा दी, परंतु तब तक देवराज चौहान टेबल के ऊपर से कबीर मलिक पर छलांग लगा चुका था। देवराज चौहान कबीर मलिक से टकराया। कुर्सी तेज आवाज के साथ नीचे लुढ़की। दरवाजे पर खड़े गनमैन का ध्यान भीतर की तरफ हुआ। अगले ही पल वो चीखा तो अन्य गनमैनों ने भी उस तरफ देखा। देवराज चौहान कबीर मलिक के साथ फर्श पर जा गिरा था। गनमैनों के दौड़ते कदमों की आवाजें, चीखकर कुछ कहे जाने की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने कबीर मलिक को छोड़ा और झपटकर पास पड़ी रिवॉल्वर उठाई और फुर्ती से पलटकर तेजी के साथ रिवॉल्वर नीचे पड़े कबीर मलिक की गर्दन पर लगा दी। हरकत करता कबीर मलिक थम गया। तब तक गनमैन पास आ पहुंचे थे। उन्होंने कबीर मलिक पर रिवॉल्वर लगी देख ली थी। जरा भी हरकत की तो मैं कबीर मलिक को शूट कर दूंगा, देवराज चौहान गुर्राया। गनमैन गने थामे तैयार खड़े देवराज चौहान को वहशी नजरों से देख रहे थे। इन्हें कहो गने फेंकें। देवराज चौहान ने कबीर मलिक की गर्दन पर नाल का दबाव बढ़ाया। गुस्से में सुलगते कबीर मलिक ने हाथ से इशारा किया। उन चारों गनमैनों ने गने फर्श पर रख दी। देवेंद्र जो कि कबीर मलिक का गुस्सा लगते ही नीचे जा गिरा था, वो खड़ा हो चुका था। जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से उसे घबराहट हो रही थी। मौत सिर पर महसूस कर रहा था वो। टांगों में हल्का सा कंपन था। शरीर की कमजोरी से वो थकान महसूस कर रहा था। गनमैनों के गने नीचे रखते ही देवेंद्र सावधानी से आगे बढ़ा और एक गन उठाकर कई कदम पीछे हट गया। उन गनमैनों पर तान दी। बार बार वो सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। कोई भी हिले तो गन चला देना देवेंद्र, देवराज चौहान गुर्राया। जवाब में देवेंद्र ने कुछ नहीं कहा। मौत और दहशत का सन्नाटा पसर चुका था वहाँ। हमें अब यहाँ से बाहर जाना है, देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में कबीर मलिक से कहा। बाहर वही कार खड़ी है जिस पर मुझे लाया गया था। तुम वो कार चलाओगे, मैं तुम्हारी बगल में बैठूंगा और पीछे गन लेकर बैठेगा देवेंद्र। जहाँ भी तुमने या तुम्हारे लोगों ने चालाकी की तो सबसे पहले तुम मरोगे, इस बात को भूलना। तुम बच नहीं सकोगे, अभी मुझे नहीं जानते, कबीर मलिक ने दांत पीचकर कहा। मैं तुम्हें चुप रहो और हमें यहाँ से बाहर ले चलो, खड़े हो जाओ। देवराज चौहान खुद भी खड़ा होता जा रहा था। कबीर मलिक खड़ा हो गया। अब देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर कबीर मलिक की कमर पर जा टिकी थी। चालाकी नहीं, शरारत नहीं। देवराज चौहान पीठ पीछे खड़ा कबीर मलिक के कान में गुर्राया, वरना पहले तुम मरोगे, बाद में मैं मरूंगा। तुम्हें त्यागी की बात पर विश्वास करना चाहिए था कि मैं खतरनाक हूँ। वो मुझे पुराना जानता है, लेकिन तुमने उसके शब्दों की परवाह नहीं की और मेरे से खेल खेलते रहे। यहीं पर तुमने गलती कर दी। चलो। कबीर मलिक आगे बढ़ा।
रिवॉल्वर कमर से सटाए देवराज चौहान उसके साथ था। इन लोगों से कह दो कि तुम्हें बचाने की कोशिश में कोई बेवकूफ़ी न करे, देवराज चौहान बोला। कोई कुछ नहीं करेगा, कबीर मलिक ने ऊंचे स्वर में कहा। देवराज चौहान और कबीर मलिक दरवाजे की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान और कबीर मलिक दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे। देवेन, देवराज चौहान गुर्राया। हाँ हाँ, हम यहाँ से निकलने जा रहे हैं, भीतर बाहर। कोई गड़बड़ करे तो गन का मुंह खोल देना। ठीक है। तुम गनमैनों से कहो कि बाहर निकलकर ये बात अन्य लोगों को बता दे, कोई बीच में दखल न दे। तुम तीनों बाहर जाओ और सबसे कह दो कोई फायर न करे। वो तीनों गनमैन तेजी से खुले दरवाजे से बाहर निकलते चले गए। देवेनागर ने करीब पहुंचकर गन को कबीर मलिक की कमर से लगा दिया। देवराज चौहान, कबीर मलिक और देवेनागर बाहर निकले। देवेनागर घबराया सा लग रहा था। बाहर 25-30 लोग मौजूद दिखे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि क्या हो रहा है। कुछ ने ऊपर की मंजिल पर पोजीशन ले रखी थी। एक एक पल कीमती था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। देवराज चौहान कबीर मलिक से सट सा गया था कि उसके आदमी गोली न चला सके। ये सोचकर रुक जाए कि गोली कबीर मलिक को लग सकती है। देवेनागर उसकी कमर पर गन लगाए होने की वजह से उससे एक कदम दूरी पर चल रहा था। देवराज चौहान की निगाह सावधानी से ऊपर मंजिल पर जा रही थी, जहां गनमैन पोजीशन लिए मौजूद थे। परंतु उन पर गोली चलाने का मतलब था कबीर मलिक को भी गोली लगना। कबीर मलिक की कमर से गन और रिवॉल्वर सटी थी। ऐसे में कबीर मलिक की जान पूरी तरह खतरे में थी। यही वजह थी कि कोई गोली नहीं चला रहा था। वे कार तक पहुंचे। अपने आदमियों से दोबारा कहो कि कोई फायर न करे। ये भी कहो कि कोई कार के पीछे न आए। याद रखना, अगर कोई कार के पीछे आया तो मैं तुम्हें शूट करके कार से बाहर फेंक दूंगा, देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में कहा। कोई गोली नहीं चलाएगा, कबीर मलिक ने ऊंचे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा भरा हुआ था। न ही कोई कार के पीछे आने की कोशिश करे। मैं कुछ देर बाद लौट आऊँगा। ठीक कहा, देवराज चौहान ने पूर्वता स्वर में कहा। कार में बैठो, तुमने कार चलानी है। देवेन, तुम कार की पिछली सीट पर बैठो, हर वक्त इसके सिर पर गन की नाल रखना। देवेन नागर गन थामे कार के पीछे की सीट पर बैठा और दरवाजा बंद किया। देवराज चौहान ने कबीर मलिक को ड्राइविंग सीट पर बिठाया तो पीछे से देवेन ने गन की नाल उसके सिर पर रख दी। देवराज चौहान बगल वाली सीट पर बैठा और दरवाजा बंद करते हुए बोला, कार स्टार्ट करो। तुम ठीक नहीं कर रहे हो दोस्त, कबीर मलिक होठ बीचे कह उठा। खेल तुमने ही शुरू किया था, मैं तुम्हारी तरफ नहीं, तुम मेरी तरफ बढ़े थे, तुमने ही मुझे छेड़ा था। कबीर मलिक ने कार स्टार्ट की, आगे बढ़ाई। सामने बंद फाटक नजर आ रहा था। वहां पर भी 5 गनमैन खड़े थे। देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। वो पूरी तरह सतर्क था। कार के आगे बढ़ते ही हरे रंग का लोहे का फाटक खुलना शुरू हो गया था। देखते देखते कार हरी हवेली के फाटक से बाहर निकल आई। सीधे चलते रहो, देवराज चौहान बोला। उसकी निगाह पीछे थी कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। देवेनागर ने गन की नाल कबीर मलिक के सिर से लगा रखी थी। कोई पीछे नहीं आएगा, कबीर मलिक दांत बीचे कह उठा। देवराज चौहान ने भी हरी हवेली से बाहर निकलते किसी को नहीं देखा। कार मोड़ पर मुड़ गई थी। कितने सालों के बाद मैंने खुद को बाहरी दुनिया में पाया है, देवेनागर खुशी से कह उठा। इस हरामजादे ने मुझे कैद कर रखा था, खाने को भी बहुत कम देता था। दिल तो करता है गोली मार दूं। देवराज चौहान ने कबीर मलिक को देखा। सुना तुमने ये क्या कह रहा है? अब तुम बाहर आ चुके हो, कार लो और मुझे जाने दो, कबीर मलिक बोला। ऐसे ही कार चलाते रहो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने पीछे देखा, परंतु ऐसी कोई कार नहीं दिखी जो उनका पीछा कर रही हो। मेरा यकीन करो, कोई पीछे नहीं आ सकता। मेरे लोग मेरी बात मानेंगे, कबीर मलिक बोला। तुम तो हम दोनों को मारने वाले थे, पीछे बैठा देवेनागर कह उठा। दिल तो कर रहा है कि तुझे नंगा करके सड़क पर दौड़ाऊं, देवेनागर गुर्रा उठा।
कार सड़क के किनारे रोक दो, देवराज चौहान ने कहा। ये सामान्य ट्रैफिक वाली सड़क थी। तेजी से वाहन निकल रहे थे। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ थे, जिन पर पेड़ भी खड़े नजर आ रहे थे। कबीर मलिक ने सड़क किनारे कार रोक दी। उतरो और जाओ, देवराज चौहान ने कहा। कबीर मलिक ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। ये क्या कर रहे हो? तुम इसे जाने दे रहे हो? ये हमें मारने वाला था। कई साल मुझे कैद रखा और तुम। कबीर मलिक बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और झुककर खुली खिड़की से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। तुम अभी मुझे जानते नहीं, कबीर मलिक शब्दों को चबाकर धमकी भरे स्वर में कह उठा। तुम भी मुझे नहीं जानते दोस्त, देवराज चौहान ने उसी मुस्कान के साथ कहा। तुम इस कमीने इंसान को दोस्त कह रहे हो? देवेनागर ने गुस्से से कहा। मैं इससे मार देना चाहता हूँ। कबीर मलिक वहाँ से आगे बढ़ गया। गन चलाओ, देवराज चौहान गुर्रा उठा। ये हुई ना बात। देवेनागर ने दांत पीचकर गन को खुले शीशे से कुछ बाहर निकाला। उसी पल चलते चलते पलटकर कबीर मलिक ने कार की तरफ देखा। फौरन ही उसकी नज़र खिड़की से बाहर निकली गन पर पड़ी, परंतु बचने का उसे मौका नहीं मिल पाया। तेज आवाज के साथ गन से फायर हुआ। गोली कबीर मलिक की छाती में जा लगी। वो पीछे को लड़खड़ाया। सीने पर उसने हाथ रख लिया था कि तभी दूसरी गोली तेज आवाज के साथ वो भी उसकी छाती में लगी। कबीर मलिक पीछे को गिरा और फुटपाथ से टकराकर ढेर हो गया। देवराज चौहान तब तक ड्राइविंग सीट पर सरक आया था। कार स्टार्ट थी। उसने तेजी से कार आगे बढ़ाई तो देवेनागर ने गन को बाहर उछाल दिया। फायरों की आवाज़ से लोगों का ध्यान इस तरफ हो गया था, परंतु तब तक कार वहां से दूर निकल चुकी थी। 5 मिनट बाद देवराज चौहान ने एक गली में कार रोकी। यहाँ यहाँ कहाँ? देवेनागर ने पूछा। हमें कार छोड़नी होगी। इस कार को कबीर मलिक के लोग भी पहचानते हैं और लोगों ने भी देखा इस कार से गोलियां चलाई गई हैं। पुलिस हमें रास्ते में रोक सकती है, देवराज चौहान ने कहा। दोनों कार से निकले और पैदल ही सड़क की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान ने मोबाइल निकालकर कमिश्नर गाजी मोहम्मद का नंबर मिलाया। बात हो गई। तुमसे अभी मिलना है कमिश्नर, देवराज चौहान ने कहा। जरूरी है। तुमने तो कहा था कि काम हो गया, पर अभी अभी मुझे खबर मिली है कि वो जिंदा है। मुझसे मिलने पर तुम्हें सब बातों का जवाब मिल जाएगा। वो जिंदा है ना? उधर से गाजी मोहम्मद ने पूछा। हाँ, गाजी मोहम्मद के गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मुझसे मिलो, जरूरी है, मेरे पास वक्त कम है। दोनों में जगह तय हुई। आधे घंटे बाद मिलने का वक्त तय हुआ। ये कमिश्नर कौन है? पुलिस कमिश्नर है। मैंने इसे काफ़ी हद तक विश्वास दिला दिया था कि हाजी खान हिंदुस्तानी है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। उसे ख़त्म करने में ये मेरा साथ दे रहा था। पर अब क्यों मिल रहे हो? समझ जाओगे। तो क्या मैं कमिश्नर के सामने जाऊंगा? देवेनागर के स्वर में व्याकुलता उभरी। तुम्हें देखकर ही तो वो हालातों को समझेगा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। गाजी मोहम्मद को तयशुदा जगह पर खड़े पाया। जब देवराज चौहान और देवेनागर वहां पर पहुंचे थे, वो सादे कपड़ों में था, परंतु देवराज चौहान के साथ देवेनागर को देखा तो गाजी मोहम्मद ठगा सा रह गया। एकाएक बेचैन दिखने लगा। मुंह से कोई बोल नहीं निकला। ये जनाब हाजी खान, ये देवेनागर है, असली देवेनागर, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ देर पहले ही इसे कबीर मलिक की हरी हवेली से निकाला है। ये वहाँ कई सालों से कैद था। एक बात और सुन लो कमिश्नर, कबीर मलिक को हमने मार दिया। क्या? गाजी मोहम्मद चौंका। कबीर मलिक मर गया? आधा पौन घंटे पहले मारा उसे, सड़क पर सीधे सीधे शूट किया, देवराज चौहान बोला। गाजी मोहम्मद ने पुनः देवेनागर को देखा। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? कबीर मलिक कैसे मरा? तुमने इसे हरी हवेली से कैसे बाहर निकाला? वहाँ पर से कोई भी कबीर मलिक की मर्जी के बिना बाहर नहीं आ सकता। अगर ये देवेनागर है तो वो कौन है जो हाजी खान बना हुआ है? ये हाजी खान से कमज़ोर नज़र आ रहा है।
इस जैसे चेहरे वाला हाजी खान सेहतमंद है। मुझे खुलकर बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। गाजी मोहम्मद के चेहरे और स्वर में उलझन के भाव थे। देवराज चौहान ने सारी बात बताई, जो भी हुआ था। गाजी मोहम्मद सब कुछ सुनता रहा, समझता रहा। जब सब कुछ समझ गया तो उसकी निगाह देवेंद्र नागर पर जा टिकी। तो तुम असली देवेंद्र नागर हो, भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट। गाजी मोहम्मद गंभीर था। देवेंद्र नागर ने देवराज चौहान को देखा। जवाब देते रहो, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देवराज चौहान ने कहा, हाँ, मैं ही देवेंद्र नागर हूँ। और तुम्हारे चेहरे में हाजी खान बना जो इंसान है वो वीरेंद्र त्यागी है। देवेंद्र नागर ने सहमति से सिर हिलाया। वीरेंद्र त्यागी कहाँ मिलेगा देवराज चौहान? गाजी मोहम्मद ने पूछा। उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। हाजी खान बनाओ, प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। कबीर मलिक का सहारा था उसे पाकिस्तान में, परंतु कबीर मलिक मारा गया। अब वीरेंद्र त्यागी अकेला पड़ गया है। जब वो जानेगा कि मैं देवेंद्र नागर को वहाँ से निकाल कर ले गया हूँ, तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसका खेल खत्म हो गया है। ऐसे में वो हाजी खान का चोला उतार कर खिसक जाएगा। उसे अच्छी तरह पता है कि मैं उसके मंसूबों को सफल नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि वो निकल जाए, उसे पकड़ो कमिश्नर। उसने चेहरे पर देवेंद्र नागर का मास्क लगा रखा है, क्योंकि तब तक देवेंद्र नागर इसी चेहरे के साथ पाकिस्तान में अपनी पहचान बना चुका था। जब वीरेंद्र त्यागी ने इस पर हाथ डाला, पकड़ा और कबीर मलिक के हवाले करके इसके चेहरे का मास्क अपने सहायक जगजीत से तैयार करवाया और हाजी खान के रूप में सामने आकर आगे के कामों को अंजाम देने लगा, तब उसने भारतीय जासूसी एजेंसी के साथ भी संपर्क खत्म कर दिए। एजेंसी यही सोचती रही कि देवेंद्र नागर गद्दारी कर रहा है, जबकि यहाँ वीरेंद्र त्यागी अपना खेल खेल रहा था। वो बहुत ही मक्कार, चालबाज और शातिर इंसान है। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। वीरेंद्र त्यागी को पकड़ लो कमिश्नर। तुम्हें किसी की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं। हाजी खान को ढूंढो, पकड़ो और चेहरे का मास्क निकालो, तो तुम्हारे सामने वीरेंद्र त्यागी होगा। उसके बाद उसके खिलाफ खुद ब खुद ही चार्ज लगते जाएंगे। मैं तुमसे फिर बात करूंगा, गाजी मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे अभी जाना होगा। वीरेंद्र त्यागी को कबीर मलिक की मौत का पता चल गया, देवेंद्र नागर के वहां से निकले जाने का पता लग गया, तो फिर वो खिसक जाएगा। जो भी करना है जल्दी से कर दो कमिश्नर, देवराज चौहान ने कहा। गाजी मोहम्मद वहां से चला गया। देवराज चौहान ने आदिल वारसी को फोन किया। तुम्हें अभी मेरे पास आना है वारसी, देवराज चौहान ने कहा। कहाँ हूँ? देवराज चौहान ने बताया और फोन बंद कर दिया। आदिल वारसी कौन है? देवेंद्र नागर ने पूछा। मार्शल का एजेंट। अब तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, तुम्हारा खुले में रहना ठीक नहीं, क्योंकि हाजी खान इस्लामाबाद का जाना पहचाना चेहरा है। तुम्हें लोगों ने पहचान लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम्हारे ख्याल में अब वीरेंद्र त्यागी का खेल खत्म हो गया? पूरी तरह। गाजी मोहम्मद सारा मामला समझ चुका है। वो वीरेंद्र त्यागी को नहीं छोड़ेगा। त्यागी के पास अब एक ही रास्ता बचा है कि इस काम को छोड़कर वापस हिंदुस्तान चला जाए। क्या पता वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लालच में टिका रहे और गाजी मोहम्मद उसे पकड़ ले। इतना बेवकूफ़ त्यागी नहीं है। फिर भी देखते हैं कि क्या होता है, देवराज चौहान बोला। तुमने मुझे वक्त पर आकर बचा लिया, वरना कबीर मलिक तो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारी तरह मैं भी मरने वाला था। उस वक्त मेरी क्या हालत थी मैं नहीं बता सकता। जब टेबल के नीचे तुम्हारा हाथ खाली था और तुम कबीर मलिक को कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है, तुम उसे गोली मार दोगे। मुझे हर पल ये डर था कि तुम अभी पकड़े जाओगे। तुमने सच में बहुत बढ़िया काम किया है। उस वक्त की सोचकर तो मैं अभी भी घबरा जाता हूँ। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ देर बाद आदिल वारसी कार पर वहां आ पहुंचा। देवेंद्र नागर को देखकर चूका। जनाब हाजी खान, उसके होठों से निकला। मैं देवेंद्र नागर हूँ, देवेंद्र नागर कह उठा। देवेंद्र नागर, आदिल वारसी ने देवराज चौहान को देखा। ये सब क्या हो रहा है? ये सालों से कबीर मलिक की कैद में था।
हाजी खान ये नहीं, वीरेंद्र त्यागी नाम का व्यक्ति बना हुआ है। ये ये कैसे हो सकता है? आदिल वारसी के चेहरे पर अविश्वास था। इसे कार में बिठाओ और अपने साथ ले जाओ। इससे पूछ लेना, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। इसे अपने घर पर मत रखना, किसी अन्य जगह पर सुरक्षित रखना, देवराज चौहान ने कहा। आदिल वारसी उलझन भरी नजरों से देवेंद्र नागर को देखे जा रहा था। कबीर मलिक को शूट कर दिया गया है। क्या? कबीर मलिक को मार दिया? वारसी के होठों से निकला। मैंने मारा, देवेंद्र नागर ने कहकर सूखे होठों पर जीभ फेरी। ये तुम्हें सब कुछ बताएगा वारसी। अब तुम लोग जाओ। और तुम किस चक्कर में हो? तुम तो हाजी खान को मारने आए थे। ये सब क्या कर रहे हो? तुम सब कुछ देवेंद्र नागर से जान लोगे। जो रह जाएगा वो मैं आकर बता दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं काम है। 2-3 घंटे में तुम्हें फ़ोन करके पूछूंगा कि तुम लोग कहाँ हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बताऊंगा तुम्हें, देवेंद्र नागर ने कहा। सालों के बाद आज़ादी पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो यहाँ से। इसके साथ ही देवेंद्र नागर आगे बढ़ा और कार का दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठ गया। उलझन में फंसा आदिल वारसी बोला, मैं तो सोच रहा था कि तुम हाजी खान को मारने की कोशिश में। अब उसकी जरूरत नहीं रही। सब कुछ बदल गया है। ये असली देवेंद्र नागर है। हाजी खान नकली देवेंद्र नागर के रूप में है। मार्शल देवेंद्र नागर को गद्दार समझकर उसकी जान लेना चाहता था, जबकि देवेंद्र नागर गद्दार नहीं है। देवेंद्र नागर तुम्हें सब कुछ बता देगा। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। देवेंद्र नागर को किसी सुरक्षित जगह पर रखो। आदिल वारसी देवेंद्र नागर के साथ वहाँ से चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और पैदल ही आगे बढ़ गया। देवराज चौहान कासिम रहमान के घर पहुंचा तो शाम के 7 बज रहे थे। उसकी पत्नी और बेटी से मुलाकात हुई। पूछने पर उन्होंने बताया कि कासिम रहमान 5 मिनट पहले ही लौटा है और ऊपर की मंजिल पर गया है। देवराज चौहान भी ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। एकाएक वो सतर्क नजर आने लगा था। जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर हाथ फेरा। ये रिवॉल्वर कबीर मलिक वाली थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। देवराज चौहान भीतर प्रवेश करके ठिठका और कासिम रहमान को देखने लगा। कासिम रहमान पीठ पर हाथ बांधे कमरे में चहलकदमी कर रहा था। देवराज चौहान पर नज़र पड़ते ही वो ठिठक गया। कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बोला, किसी परेशानी में लग रहे हो? कासिम रहमान के होठ बिछ गए, चेहरा सख्त सा हो उठा। मेरे से नाराज हो क्या? देवराज चौहान के चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कुराहट उभरी। कासिम रहमान कुर्सी पर बैठा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। नजरें देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर देवराज चौहान की मुस्कान गहरी हो गई। देवराज चौहान, कासिम रहमान सख्त स्वर में बोला, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। तुम्हारा नुकसान? वो कैसे? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली थी। तुमने कबीर मलिक को मार दिया, कासिम रहमान ने दांत पीसकर कहा। देवराज चौहान कासिम रहमान को देखता रहा। तुम देवेंद्र नागर को हरी हवेली से निकालकर ले गए, उसने पूर्वता स्वर में कहा। जब तक वो कैद में था तब तक हाजी खान सुरक्षित था। वो आज़ाद हो गया तो हाजी खान खतरे में पड़ गया। हाजी खान या वीरेंद्र त्यागी? तो तुमने जान लिया कि वो वीरेंद्र त्यागी है। मिल चुका हूँ उससे, उसे मैं पुराना जानता हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वो पहचाना लग रहा था मुझे, ये तो तुम जानते ही हो, परंतु ध्यान नहीं आ रहा था कि वो वीरेंद्र त्यागी है। त्यागी को पाकिस्तान में मार्शल के काम में दखल देने की तो मैं सोच भी नहीं सकता था। हरी हवेली से तुम कैसे निकले मुझे पता चल चुका है। ऐसा करके तुमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है, परंतु मुझे तुमने आसमान से जमीन पर फेंक दिया अपनी हरकतों से। कबीर मलिक से मेरी बहुत पटती थी, वो मुझे बहुत मानता था। उसने मेरे से वादा कर रखा था कि वीरेंद्र त्यागी के प्रधानमंत्री बनते ही वो मुझे बहुत फायदा देगा, ऐसे कोटे दिलवाएगा कि मुझे करोड़ों का फायदा होगा। और भी वो जाने क्या क्या मुझे दिलवाने को कहा करता था। कहता था मैं दौलत पर सोऊंगा,
दौलत ही खाऊंगा, इतना पैसे वाला बन जाऊंगा मैं कब से वीरेंद्र त्यागी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहा था, परंतु तुमने सब कुछ खराब कर दिया। देवराज चौहान के होठों के बीच मुस्कान फंसी रही। तुमने कबीर मलिक को मार दिया और देवेनागर को वहां से निकाल कर ले गए। कासिम रहमान को देखते देवराज चौहान ने कस लिया। मेरी बात सुनकर तुम्हें हैरानी नहीं हुई? कासिम रहमान का स्वर शांत था। मैं पहले ही जान चुका था कि तुम गद्दार हो, देवराज चौहान बोला। कैसे जाना? कासिम रहमान के दांत पीछे हुए थे, क्योंकि कबीर मलिक को इस बार पता नहीं चल सका था कि मैं क्या करने वाला हूँ। आज सुबह मैंने हाजी खान को मारने का प्रयत्न किया। वो मरा, परंतु उसका डुप्लीकेट मरा। कबीर मलिक ने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानता था कि आज मैं कुछ करने जा रहा हूँ। ये पहला ऐसा काम था कासिम, जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया था, और इसी की खबर कबीर मलिक तक नहीं पहुँची थी। तो मैं समझ गया कि तुम ही गद्दार हो। सही कहा, शब्दों को चबाते कासिम रहमान बोला। मैं ही गद्दार हूँ। मैं ही तुम्हारी सारी खबरें कबीर मलिक को दे रहा था। कबीर मलिक शुरू से ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था, परंतु वो तुम्हारे मजे ले रहा था और देखना चाहता था कि आखिर तुम कौन सा तीर मारते हो, क्योंकि वीरेंद्र त्यागी ने तुम्हारा नाम सुनकर ही कबीर मलिक को बता दिया था कि तुम बहुत खतरनाक इंसान हो। इस पर कबीर मलिक ने तुमसे मजे लेने की सोची और तुम्हें छूट दे दी, पर मेरे ख्याल से ये गलती थी कबीर मलिक की। तुम्हें भी उन 18 एजेंटों की तरफ फौरन खत्म कर देना चाहिए था। उन 18 एजेंटों के बारे में तुम क्या जानते हो? कहते हुए देवराज चौहान ने उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा। सब कुछ जानता हूँ उनके बारे में। एक एक करके वो सब जान गंवा बैठे। मैंने ही उनके बारे में कबीर मलिक को बताया था। तुमने बताया था? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, तभी तो मेरी वफादारी देखकर कबीर मलिक मेरे से खुश था। मैं अपने सोर्स के द्वारा उन एजेंटों के पाकिस्तान आने की खबर पाता रहा और कबीर मलिक को बताता रहा। कासिम रहमान ने दांत बीचे कड़वी आवाज में कहा, लेकिन तुमने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, वरना त्यागी के प्रधानमंत्री बनते ही मैं बेपनाह पैसे वाला बन जाता, अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करता, बेटे को बड़ा बिजनेस खुलवा कर देता। लेकिन तुम ग्रहण बनकर पाकिस्तान में आ गए और मेरी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। तुम गद्दार हो, ये तो मैं कबीर मलिक से बात करते ही समझ गया था, पर उन 18 एजेंटों की मौत में भी तुम्हारा हाथ है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम बहुत खूबसूरती के साथ मार्शल को मुझे भी धोखा देते रहे, जबकि मैं यहाँ सिर्फ तुम पर ही भरोसा करके चल रहा था। देवराज चौहान का लहजा सट सा हो गया। कासिम रहमान रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर क्रूर स्वर में बोला, तुम्हें मैं अपने हाथों से शूट करूँगा। नहीं कर सकते। क्यों? नीचे तुम्हारी बीबी और बेटी है। यूं भी गोली की आवाज़ दूर तक जाएगी, और तुम इस बात की क्यों चिंता करते हो? अपनी मौत की सोचो। कासिम रहमान का स्वर खतरनाक हो गया। अब कुछ संवर तो नहीं सकता, परंतु तुम्हें शूट करके मुझे आराम मिलेगा कि। तभी दरवाजे के बाहर आहट उभरी। फिर कासिम रहमान की बेटी ने भीतर प्रवेश किया, जो कि ट्रे में 2 प्याले चाय के रखे। टेबल के पास पहुंचकर ट्रे को रखा। कासिम रहमान ने तुरंत रिवॉल्वर के ऊपर दूसरा हाथ रख लिया था कि बेटी रिवॉल्वर न देख ले। अब्बा, चाय ठंडी न हो जाए, पी लेना, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। कासिम रहमान की निगाह बाहर निकलती बेटी पर थी कि उसी क्षण पलक झपकते ही देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका हुआ। गोली कासिम रहमान के कंधे पर जा लगी। कासिम रहमान के होठों से चीख निकली और रिवॉल्वर नीचे जा गिरी। दूसरा हाथ उसने कंधे पर रखा और पीड़ा भरी नजरों से देवराज चौहान को देखा। क्या हुआ अब्बा? उसी पल उसकी बेटी ने पलटकर भीतर प्रवेश करते घबराहट भरे स्वर में कहा, और कासिम रहमान को खून सने कंधे पर हाथ रखे देखकर उसके होठों से चीख निकल गई। फिर देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर देखी तो दहशत में गिर गई। वहीं खड़ी कांपने लगी। क्या हुआ रेशमा? नीचे से कासिम रहमान की पत्नी की ऊंची आवाज आई। चेहरे पर खतरनाक भाव समेटे देवराज चौहान आगे बढ़ा और कासिम रहमान के पास पहुंचकर
रिवॉल्वर उसके माथे पर लगा दी। देवराज चौहान की आंखों में मौत नाच रही थी। कासिम रहमान का चेहरा दहशत से भर उठा। न, नहीं, कासिम रहमान ने कहना चाहा। उसी पल गोली चलने का तेज धमाका हुआ और कासिम रहमान की पीठ तेजी के साथ कुर्सी की पुष्ट से टकराई। माथे पर गोली लगने का निशान उभर आया था। इसके साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा कि पीछे से गिरने की आवाज़ आई। उसे समझते देर नहीं लगी कि कासिम रहमान का मृत शरीर कुर्सी से नीचे गिर गया है। कासिम रहमान की बेटी सकते की हालत में आंखें फैलाए ये सब देख रही थी। देवराज चौहान बाहर निकलता चला गया। नीचे उतरते समय सीढ़ियों में कासिम रहमान की पत्नी तेजी से ऊपर आती मिली। क्या हुआ? ये धमाके तो गोली के हैं। वो भी कुछ घबराई हुई थी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। बाहर आकर कुछ पैदल चलने के बाद देवराज चौहान ने आदिल वारसी को फ़ोन करके पूछा कि वो कहाँ पर है। वारसी ने बताया कि देवेनगर के साथ किस जगह पर मौजूद है। मैं वहाँ आ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। देवेनगर तो हैरान करने वाली बातें बता रहा है। इसकी बातों पर विश्वास करने का मन नहीं चाहता। उधर से आदिल वारसी ने कहा। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा। सड़क किनारे आगे बढ़ता रहा। 15 मिनट बाद टैक्सी मिल गई तो वो टैक्सी में बैठा और उस जगह का नाम बताया जहां आदिल वारसी और देवेनगर मौजूद थे। टैक्सी दौड़ पड़ी। देवराज चौहान सोच रहा था कि उसका काम पूरा हुआ, सारा मामला खुल गया था और देवेनगर भी उसके हाथ लग गया था, जो कि गद्दार नहीं है। वीरेंद्र त्यागी का खेल उसने खत्म कर दिया था। अब वो हाजी खान बना नहीं रह सकता था, क्योंकि देवेनगर आज़ाद हो चुका था। कबीर मलिक मर चुका था। ज़्यादा समस्या उसे देवेनगर के आज़ाद होने की थी, क्योंकि देवेनगर का चेहरा अपना कर ही वो हाजी खान के नाम से घूम रहा था। अब वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। कमिश्नर गाजी मोहम्मद सारा मामला समझ चुका था और उसे छोड़ने वाला नहीं था। वीरेंद्र त्यागी अगर पकड़ा गया तो सारी उम्र वो पाकिस्तानी जेल में ही बिता देगा। तभी देवराज चौहान का फ़ोन बज उठा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। देवराज चौहान, कमिश्नर गाजी मोहम्मद की आवाज़ कानों में पड़ी। हाजी खान मतलब कि वीरेंद्र त्यागी को पकड़ने के लिए पुलिस भागी फिर रही है। हमें खबर मिली कि वो पार्टी के कार्यालय में नेताओं के साथ मीटिंग में है। पुलिस वहां पहुंची तो 5 मिनट पहले ही वो वहां से निकल गया था। हैरानी की बात तो यह है कि उसके गनमैन बाहर ही मौजूद थे और उन्होंने उसे जाते हुए नहीं देखा। वो अपने बंगले पर भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा। और कमिश्नर, तुम्हारी बात से यही लगता है कि उसे कबीर मलिक की मौत की खबर और देवेनगर के हरी हवेली से निकल जाने की खबर मिल गई है। तभी वो पार्टी कार्यालय से गायब हो गया। वो गनमैनों के सामने से ही निकला, परंतु उसके गनमैन उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो देवेनगर वाला मास्क अपने चेहरे से उतार चुका था और तब वो अपने असली चेहरे में वहां से निकला था। अब तक तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो अब हाजी खान कभी नहीं बनेगा। वो अपने असली चेहरे से आराम से पाकिस्तान से निकल जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। मैं उसे गिरफ्तार करना चाहता हूँ। गाजी मोहम्मद का तेज स्वर कानों में पड़ा। तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे, वो बहुत शातिर है। शायद तुम्हें इतने में ही सब्र करना होगा कि अब एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगा। कोशिश करते रहो, पर वो हाथ नहीं आएगा। देवराज चौहान आदिल वारसी और देवेनगर के पास जा पहुंचा। ये चौथी मंजिल पर एक कमरे का फ्लैट था और आसपास करीबी में फंसे लोग ही बस रहे थे। वारसी परेशान सा दिखा। देवेनगर से उसने सब कुछ जान लिया था और जो जाना वो उसके लिए हैरानी की बात थी, अविश्वास वाली बात थी। मैं तो पागल हो जाऊंगा देवराज चौहान, आदिल वारसी उसे देखते ही कह उठा। ये कहता है कि ये जो भी कहता है उस पर भरोसा करो और पागल होने से बच जाओ। देवराज चौहान ने देवेनगर पर निगाह मारकर कहा। तुमने मार्शल को बताया सब कुछ? अभी कहा, पहले मैं तो हजम कर लूँ इन बातों को। तुम तो मुझे वो फ़ोन दो जिससे मार्शल से बात की जाती है, देवराज चौहान ने कहा। वारसी ने देवराज चौहान को नंबर मिलाकर फ़ोन दे दिया। कुछ ही पलों बाद देवराज चौहान मार्शल से बात कर रहा था
और आदिलवासी पुनः देवेनगर के पास जा बैठा और जान चुकी बातों को दोबारा पूछने लगा। देवराज चौहान मार्शल को पाकिस्तान के सारे हालातों की जानकारी देने में व्यस्त हो चुका था। समाप्त।